बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाइज़ा ज़ुबैरी है और मैं यहाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में 4 साल से अपनी एज़ अ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पाकिस्तान का वाहिद फर्टिलिटी सेंटर है जहाँ ऑस्ट्रेलियन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़्ड होती है। हमारा मेन सेंटर ऑस्ट्रेलिया पर्थ में है और यहाँ कराची में हम 1998 से इनफर्टाइल कपल्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन इनफर्टाइल कपल्स को मुखातिब करूँगी जो कि इनफर्टिलिटी को अपने लिए कोई ऐप समझते हैं और फर्टिलिटी सेंटर्स में अप्रोच करने से घबराते हैं। तो इनफर्टिलिटी एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर हम उसको सही से ट्रीट करें और हम उसके कॉजेज़ देखें। तो ये कभी कभी ये होता है कि बहुत छोटे कॉजेज़ भी जो हैं हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इनफर्टाइल कपल्स को मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि इनफर्टाइल कपल्स में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हमारी सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो वो फर्टिलिटी सेंटर्स में अप्रोच नहीं करते और इधर उधर के डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा कंसल्ट करने को बेहतर समझते हैं और नतीजा ये होता है कि उनके हार्मोन्स और उनका स्टेटस मज़ीद जो है वो ख़राब हो जाता है। जब वो हमें अप्रोच करते हैं तो वो उनकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो चुकी होती है। हमारे यहाँ आईवीएफ सेंटर्स में एक कॉमन मिथ ये है कि जो आईवीएफ सेंटर्स को अप्रोच करता है वो उनको सिर्फ आईवीएफ ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम पेशेंट्स का एक पूरा एसे करते हैं, मेल्स का भी फीमेल्स का भी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि वजह क्या है, कॉज क्या है। कभी कभी ये होता है कि मेल फैक्टर कॉज होता है इनफर्टिलिटी का, कभी कभी फीमेल फैक्टर होता है, कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि कोई कॉज नहीं होता। तो जब पेशेंट हमारे पास अप्रोच करता है तो हम उसके सबसे पहले हार्मोन एनालिसिस कराते हैं, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराते हैं, फिर हम इस वजह पे पहुंचते हैं कि क्या वजह है इनफर्टिलिटी की। अगर मेल फैक्टर होता है तो फिर हम उनको मेल न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं और अगर बायोप्सी की नीड होती है तो फिर हम बायोप्सी की तरफ उनको प्रोसीड करते हैं। और फीमेल फैक्टर्स होते हैं, फीमेल फैक्टर्स में ज़्यादातर ये होता है कि रेज़्ड एफएसएच है, पीसीओज़ हैं या ब्लॉक ट्यूब्स के साथ पेशेंट्स हमें अप्रोच करती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम जो कॉज होता है अगर वो ट्रीटेबल होता है तो हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और अगर ट्रीटेबल नहीं होता तो जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनका होता है हम उसकी तरफ उनको प्रोसीड करवाते हैं। कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ होते हैं जिनमें कोई कॉज ही नहीं होती, सिर्फ जो है नेचुरली डिले हो रहा होता है, या तो टाइमली इंटरकोर्स ना होने की वजह से, या फिर ये है ओबेसिटी कॉज होती है, या ये कि डायबिटीज़ या और इश्यूज़ या थायराइड के इश्यूज़ आते हैं, इनकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा होता है। तो हमें ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से बताऊं कि हमारे यहाँ 3 तरह की ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले जो पेशेंट्स हमारे पास अप्रोच करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको डायरेक्ट आईवीएफ पे ही प्रोसीड करें। हम सबसे पहले उनको मेडिसिन्स के ट्रायल पे लेके जाते हैं। मेडिसिन्स का हम 2 से 3 महीने का ट्रायल देते हैं। अगर वो मेडिसिन्स, इसमें ये होता है कि हम कुछ डेज़ की मेडिसिन्स देते हैं, फिर उनके एग्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनको फर्टाइल डेज़ एक्सप्लेन करते हैं और अगर इससे वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम फिर सेकंड स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकंड स्टेप में ये होता है कि हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई में ये है, उसके लेस चांसेस ऑफ सक्सेस तो हैं, लेकिन एक ऑप्शन होता है पेशेंट के पास कि वो आईयूआई की तरफ जाना चाह रहा है या आईवीएफ की तरफ डायरेक्ट मेडिसिन्स के बाद जाना चाह रहा है। आईयूआई में भी ये होता है, जिस तरह से हम मेडिसिन्स का ट्रायल दिलाते हैं, इसी तरह से हम मेडिसिन्स के थ्रू एग्स को मैच्योर करवाते हैं। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो हस्बैंड के बेस्ट स्पर्म्स लेकर उनको फिर हम सेंट्रीफ्यूज करके फीमेल पार्टनर में इंसर्ट कर देते हैं और फिर हम उसके 14th डे पे बीटा एचसीजी करके देखते हैं कि कंसीव किया है या नहीं। ये प्रोसीजर फेल होता है तो हम फिर आईवीएफ की तरफ प्रोसीड करते हैं। आईवीएफ में ये होता है कि हम तकरीबन 1 मंथ जो है पेशेंट्स को इंजेक्टेबल्स देते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस देते हैं और उनके हम एग्स जितने भी पॉसिबल होते हैं उनको रेडी करवाते हैं। जब उनके एग्स रेडी हो जाते हैं तो हम अंडर जीए उनके जो है एग्स रिट्रीव करते हैं और हस्बैंड्स के बेस्ट स्पर्म से उनको फर्टिलाइज़ करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जो है एम्ब्रियोज जो बनते हैं उनके ट्रांसफ़र का टाइम आता है, उनको हम डे 5 पे या डे 6 पे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके 14th डे पे हम बीटा एचसीजी करके देखते हैं कि कंसीव हुआ है या नहीं।
ہمارے سینٹر میں ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ آف کنسیپشن ہے ایز کمپیئر ٹو ڈفرینٹ فرٹیلیٹی سینٹرس، جس سے کہ یہاں آسٹریلین بیسڈ ٹیکنالوجی یوزڈ ہو رہی ہے۔ ہمارے مختلف سینٹرز مختلف شہروں میں ہیں، جس میں اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان میں سینٹرز ہیں، جہاں ہم بے اولاد کپلز کو اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو میری ان سب بے اولاد کپلز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بجائے ادھر ادھر اور سوسائٹی کے پریشر میں آنے کے، انفرٹیلیٹی کلینکس میں آپ اپروچ کریں اور اپنا لائن آف ٹریٹمنٹ کا جو صحیح موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کیری آن کریں۔ دوسرے یہ کہ ہم یہاں پر آئی وی ایف کے ساتھ ساتھ فیملی بیلنسنگ کو بھی لے کے چلتے ہیں، کہ جن کے فیملی بیلنس نہیں ہیں ان کو بھی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر میں ہم میل اور فیمیل دونوں کپلز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا میری ان تمام بے اولاد کپل سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بجائے اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کرنے کے فرٹیلیٹی کلینکس کی طرف اپروچ کریں، تاکہ جو بھی کاز ہے وہ پراپرلی ٹریٹ کی جائے، اور جو ہے جو بھی لائن آف ٹریٹمنٹ ان کے حق میں بہتر ہے وہ فرام دا اسٹارٹ وہ کیا جائے۔